नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए सीबीटी एग्ज़ाम अगस्त 2024 में होने हैं और इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए डे बाय डे आपको हम क्लासेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, खास तौर से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। ये हमारी क्लास नंबर 7 है और पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक वाइज आपको क्लासेज देते आ रहे हैं सिक्वेंसली। इससे पहले 6 क्लासेज आपको दे चुके हैं। अगर इसी क्लास से आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं निवेदन करूँगा आपसे, सजेशन करूंगा आपको कि प्रीवियस 6 क्लासेज को भी समय निकाल कर जरूर देख कर आएँ। चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है आईटीआई एग्ज़ाम 2024 नाम से, क्योंकि हर एक क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। आपको विश्वास दिलाते हैं कि बिल्कुल आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अच्छे नंबरों से पास होना है, यानी थ्योरी में 100% मार्क्स कवर करने हैं, तो हमारी इन क्लासेज को अटेंड कर लीजिए। गारंटी देते हैं, विश्वास दिलाते हैं, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि हम पिछले 3 सालों से वर्ष 2021, 22, 23 लगातार आपके एग्जाम को फॉलो करते आ रहे हैं। तो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। अभी टॉपिक वाइज दे रहे हैं, बाद में आपको सीक्वेंसली क्लासेज और भी देंगे। आइए शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी दे दूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में हम आपको फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवा रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर ही आधारित है। साथ ही आप चाहें तो पेड टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग सब टेस्ट उसमें शामिल है। आइए शुरू करते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर पिछली 6 क्लासेज को भी जरूर देख कर आ जाना। इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है और बाद में आपको मिक्स क्वेश्चन भी करवाएंगे जब एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ जाएंगे तब। अभी आपको टॉपिक वाइज दे रहे हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल आज का ये रहा। कैपेसिटर और मैग्नेट वाला हमारा ये टॉपिक रहेगा आज का, जिसमें कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे। परिपथ की कुल संधारिता बताइए कितनी है, ठीक है ना। संधारिता इंग्लिश में और बता देता हूँ। कैपेसिटेंस वैल्यू पूछ रहा है आपसे टोटल एक सर्किट की, राइट। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, तो शायद किसी को कोई इशू नहीं होगा। देखो, सीरीज में 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। रिसेंटली आपने अगर डीसी थ्योरी पढ़ा हो तो याद होगा, आपने रेजिस्टेंस सीरीज में पढ़े थे, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रखना है यहाँ पर। जो कैपेसिटर होता है ना, वो सीरीज में ठीक वैसे होता है जैसे हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है। यानी अगर आपको सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 बटे 1/C3। ये आपको फॉर्मूला लगाना है, समझ गए। वैल्यू रखो, हल करो। 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/30, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 30। एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, हिंट दूंगा, लेकिन पहले पूरा तरीका देखो। तरीका खराब नहीं करना है मुझे आपका, क्योंकि अब आपको सेकंड ईयर में भी चीज़ें काम आनी है। तो शॉर्ट ट्रिक जरूर बताऊंगा, समय की बचत हो जाएगी, लेकिन ये वाला भी जरूरी है। एलसीएम 30 आएगा तो ये हो जाएगा आपका 1, 10 का भाग 30 में देंगे आएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 1, 3 और 2 5/30। जब सीटी ज्ञात करोगे तो संख्या पलट जाती है, 30/5 हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 6। माइक्रोफेरेड में ऑप्शन है सारे, तो ये रहा माय डियर बी ऑप्शन आपके सामने। अब एक शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है बताऊं आपको। समांतर में पैरेलल में टोटल कैपेसिटी, पैरेलल समांतर तो एक ही बात है, कहाँ दिमाग है। सीरीज सर्किट में कैपेसिटेंस की टोटल वैल्यू मिनिमम कैपेसिटेंस वैल्यू से भी कम होती है, यानी लोवेस्ट वैल्यू यहाँ पर अपने कौन सा था 10 माइक्रोफेरेड, तो उत्तर अपना 10 माइक्रोफेरेड से कम आएगा। तो 10 माइक्रोफेरेड से कम देखो तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, 2 ऑप्शन थे। अब ये वाला बहुत कम हो गया, इतना कम भी नहीं आ सकता, तो बी ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। वैसे करके देख लेना, मिलान करके ही देख लेना, राइट। अब आते हैं इसका कि अगर ये तीनों पैरेलल में होते देन कितना आंसर होता। वो तो कुछ भी पूछ सकता है ना एग्जामिनर, तो मान लेते हैं कि वो नया क्वेश्चन बनाना चाहे। तो अगर पैरेलल में होते ना, देन पैरेलल में सीधा फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है माय डियर। इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक वाला बटन दबा दीजिए, जोड़ लीजिए। 30 प्लस 10 प्लस 30 70 माइक्रोफेरेड उत्तर हो जाता। किसके लिए, पैरेलल का है, ये सीरीज़ का था। यानी सीरीज में कैपेसिटी घटती है, इसके पीछे कारण क्या है पता है, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, और एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्लेटों के बीच डिस्टेंस बढ़ती है तो कैपेसिटेंस डिक्रीज यानी रिड्यूस होती है, यानी घटती है, और सीरीज में जोड़ने से वही होता है, चालक प्लेटों के बीच की दूरी में वृद्धि होती है, इसलिए घटता है। कोई कारण पूछे तो ये कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों के हिसाब से बढ़िया रहेंगे क्वेश्चंस। आईटीआई में आपके सीधे सवाल देखो, इलेक्ट्रिकल चार्ज Q
वोल्टेज V है तो कैपेसिटी C ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है माय डियर, 3-4 तरीके याद रख लो। Q बराबर CV होता है, तो फिर C ज्ञात करने के लिए Q अपॉन V हो जाएगा और V कैलकुलेट करने के लिए Q अपॉन C हो जाएगा। तीनों का याद रखना, इसमें से एक वो आएगा, न्यूमेरिकल आएगा इस फॉर्मूले पर आधारित। बहुत ज़्यादा चांसेज है इस क्वेश्चन के आने के। और हाँ, हमारे साथ कंपटीशन एग्ज़ाम वाले बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं, ITI के बाद भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। और एक न्यूमेरिकल अभी आगे आएगा, मैं करवाऊंगा आपका, वो तो बहुत रिपीट हुआ है हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में, और आपके CBT एग्ज़ाम ITI जो है उसमें भी ये काफ़ी आया है, ठीक है ना। तो अच्छे से इसको याद कर लेना। अभी देखो हमसे C पूछ रहा है ना, तो C बराबर क्या फॉर्मूला लगाओगे, Q अपॉन V। ये रहा पहला ही ऑप्शन आपका, ठीक है। धारिता ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले में से एक न्यूमेरिकल बनेगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, छोड़ना नहीं है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो सीधा सीधा देखने को मिल ही जाएगा। चलिए माय डियर, ये देखो अगला सवाल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पक्का आपको सीधा पेपर में देखने को मिल सकता है। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, धारित्र की इकाई क्या है, कैपेसिटेंस की यूनिट पूछ रहा है। तो कैपेसिटेंस की यूनिट फेराड होती है, एक एक करके सारी बता देता हूँ। महो किसकी है, महो है चालकता की, इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टेंस। इसकी दूसरी इकाई और है सीमेंस बोलते हैं। महो ससेप्टेंस की इकाई भी है, जिसे हम B से दर्शाते हैं। याद आ रहा है ना, AC सर्किट में पढ़ते हैं अपने। हेनरी इंडक्टेंस की इकाई है, इंडक्टेंस को L से लिखते हैं। कूलाम चार्ज की इकाई है, चार्ज को हिंदी में आवेश बोलते हैं, यानी आवेश की यूनिट है। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। आप लाइक करते हैं, हम मोटिवेट होते हैं, हमें लगता है कि इतने बच्चों को क्लास पसंद आई, तो हम नेक्स्ट डे आपको और अच्छे से और जल्दी और बढ़िया तरीके से क्लास प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। सो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जो फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं उन बच्चों को ये क्लास दीजिए, उन तक पहुंचाइए। जनरली हमारे साथ कंपटीशन वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उन तक क्लास कई बार पहुंचती नहीं है, इसलिए आप शेयर करने का काम ज़रूर करेंगे। सवाल देखो, जो मैं बात कर ही रहा था अभी फॉर्मूले पर, सेकंड हमारा जो क्वेश्चन था उस पर, एक संधारित्र का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम की आवश्यकता हो। यानी हमसे C ज्ञात करवा रहा है, C बराबर Q अपॉन V होता है। वैल्यू रखो, हल करो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आंसर आएगा। Q का मतलब होता है चार्ज, हमें चार्ज दिया है 0.5 कूलाम का। वोल्टेज हमें दिया है 35 वोल्ट का। इसे हल करके आप देख लीजिएगा, ये लगभग आपकी वैल्यू A ऑप्शन के साथ जाएगी, 0.014 फेराड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके हर साल आया है, हर दिन आपके लगभग 3 शिफ्ट में पेपर होता है ना, तो किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर आया। अब कौन भाग्यशाली है, किसकी शिफ्ट में ये आ जाएगा। क्वेश्चन याद कर लो और सीधा ऑप्शन याद कर लो। ऑप्शन ABCD नहीं, वैल्यू याद कर लेना, ऑप्शन तो बदल जाते हैं कई बार, ठीक है। यानी 35 वोल्ट दिया हुआ हो और 0.5 है तो ऑप्शन 0.014 ही आएगा, आपको वहाँ कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि ITI NCVT CBT एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें आपके आंकड़े भी नहीं बदले जाते, यानी अगर क्वेश्चन ये आया तो ऐसा ही आएगा, ठीक है ना। इसलिए इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से कवर कर लेना, छोड़ना कुछ नहीं है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आपको इसके 4 ऑप्शन दिखा दूंगा। क्वेश्चन देखो क्या करे, संधारित्र के धारिता मान को कैसे कम किया जा सकता है। देखो भाई, पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर आंसर करेंगे, है ना। थोड़ा सा बेसिक परिचय आसपास का होना चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो याद रहे। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन किन कारकों पर डिपेंडेड होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ प्लेट, यानी प्लेटों के क्षेत्रफल के प्रोपोर्शनेट होता है। तो अगर हम एरिया घटाएंगे तो भी कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। दूसरा आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के समानुपाती। तीसरा आता है डिस्टेंस या थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, यानी पेरा विद्युत की मोटाई जो है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर मोटाई बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस घट जाएगा। उसके बाद में होता है नंबर ऑफ कंडक्टिव प्लेट, चालक प्लेटों की संख्या कितनी है। अगर प्लेट कम कर देंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है ये, प्लेट कम कर देंगे तो भी कम हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन है आपके पास, इन सब को कम करना पड़ेगा और इसको बढ़ाना पड़ेगा कैपेसिटी कम करने के लिए।
अब सूटेबल ऑप्शन कौन सा है ढूंढ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इश्यू आएगा। क्या देखो एक एक करके ऑप्शन पढ़ाता हूँ। क्या करें, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाकर, मैंने बताया ना समानुपाती है, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तब तो धारिता बढ़ेगी। सेकंड ऑप्शन, प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाकर, प्लेट रेजिस्टेंस से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर, यस। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस घटेगी, सी उत्तर होगा माय डियर, ठीक है। और हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल यानी उच्च पेरा विद्युत नियतांक वाला पदार्थ अगर यूज करेंगे तो उसमें तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बताओ बात समझ में आई क्या? जिन बच्चों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना, उनकी ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। और मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना तो क्लियर ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत काम आएंगे ये। जब कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, 1 साल की बात हो रहा है, फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट हो रहा है, सेकेंड ईयर की बात हो रही है, उसके बाद कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, राइट। हाँ, आपको मैं एक बार फिर जानकारी दे रहा हूँ, ऐप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऐसे ही क्वेश्चंस की फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, उनको आप अटेंड कीजिए। एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस तो कर लो, पता लगे तैयारी कितनी है। सवाल देखो, पराचुंबकीय कौन सा है? परा को इंग्लिश में डाया बोलते हैं। देखो अपने मटेरियल होते हैं मैग्नेट वाले 3, इंग्लिश में लिख दूं क्या? फेरो, पेरा और डाया। याद आया ना? डाया को हिंदी में प्रतिचुंबकन, पराचुंबकन कुछ भी बोल सकते हैं। पेरा को हिंदी में अनुचुंबकीय बोलते हैं, फेरो को हिंदी में लोहे चुंबकीय बोलते हैं। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, पराचुंबक है, पेरा नहीं है। नहीं तो इंग्लिश में पढ़ लो भैया, गलतियाँ कर देते हैं बच्चे यहाँ पर। तो सुनिएगा ध्यान से, इसमें जो आपका ऑप्शन रहेगा ना वो आएगा पानी यानी वाटर यानी जल, ठीक है। और कौन कौन आते हैं इसमें? आता है आपका एंटीमनी, बिस्मथ, सल्फर, फास्फोरस। अगर ये पूछा जाए ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है, कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है बिस्मथ, ठीक है ना। वायु आपकी पैरामैग्नेट में रखी जाती है, स्टील आपका फेरोमैग्नेट में आता है और प्लेटिनम भी पैरामैग्नेट में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। इनकी चुंबकशीलता और वो सवाल आते हैं। तो डायामैग्नेट जो होता है ना, इसकी चुंबकशीलता इकाई से कम होती है। ससेप्टिबिलिटी की अगर बात करें, जो K से दर्शाई जाती है, वो नेगेटिव होती है। इसलिए हम इनको मोस्टली वैसे मैग्नेटाइज करने के लिए तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैग्नेटाइज तो कर ही नहीं रहे ना ये। अगला सवाल देखो, अच्छा रिपीट हो गया, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? वापस वही क्वेश्चन आ गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है? ध्यान से सुनिएगा, 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी, जिसको हिंदी में ध्रुवता बोलते हैं। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक पावर, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य। ये दोनों ही करंट पर डिपेंड है, यानी कॉइल को हमने कितनी धारा दी, कॉइल में धारा। लेकिन अगर बात करें पोलैरिटी की, तो वो तो है करंट की डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशा, किस तरह से आपने दी, प्लस माइनस दी कि माइनस प्लस दी, बदल जाएंगे NS। और अगर बात करें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की, पावर की, मैग्नेटिक पावर की, वो है करंट की वैल्यू पर, यानी करंट का मान कितना था, 2 एम्पीयर करंट है कि 4 एम्पीयर करंट है कि 6 एम्पीयर करंट है। जैसे जैसे करंट इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक। उस लिमिट को क्या बोलते हैं? उस लिमिट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य बोलते हैं उसे, जहाँ सैचुरेट हो जाता है, ठीक है ना। याद रखना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और एक से एक बढ़कर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। 3 इंडक्टर है, प्रेरकत्व को इंग्लिश में इंडक्टर बोलते हैं। L1, L2, L3 उनका कोई मान है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, और वो सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। टोटल इंडक्टेंस ज्ञात करने के लिए आपसे मात्र फॉर्मूला पूछा है, लेकिन किसी एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल भी तो आ सकता है। सीरीज़ में इंडक्टर का फॉर्मूला वैसे ही होता है जैसे सीरीज़ में रजिस्टर का होता है, यानी जैसे श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोध R1 + R2 + R3 कर रहे थे, वैसे ही श्रेणी क्रम में
इंडक्टेंस L1 प्लस L2 प्लस L3 कर देना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहली बात तो ये। लेकिन मान लो कोई न्यूमेरिकल दे दे आपको, ये कहे कि L1 5 हेनरी का, L2 6 हेनरी का और ये 7 हेनरी का, तो 5 प्लस 6 प्लस 7 यानी ये आपके हो जाएंगे 7 6 13 और 5 18 हेनरी। ठीक है। अगर इंडक्टेंस पैरेलल का आपसे पूछे देन पैरेलल में आपका फॉर्मूला होगा 1/LT बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। यानी रेजिस्टर और इंडक्टर श्रेणी समांतर एक जैसा है, कैपेसिटर उनका जस्ट अपोजिट है। ठीक है। यानी कैपेसिटर में C1 प्लस C2 ये फॉर्मूला कब लगता, जब कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं। इंडक्टर में L1 प्लस L2 प्लस L3 कब लगा है, जब वो श्रेणी क्रम में है। अगला सवाल देखो, कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। भाई कॉइल में आपको डायरेक्शन देखनी है, देखो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। कुंडली में आपको चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ होगा। दरअसल क्वेश्चन का ये क्या इंग्लिश वर्जन इसमें आया नहीं, अगर इंग्लिश और आता तो मैं आपको दिखाता। ये हमसे बात कर रहा है सोलेनोइड की, दरअसल सोलेनोइड कॉइल लिखा हुआ था। और देखो सोलेनोइड की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपको शायद याद होगा हम हेलिक्स नाम का एक नियम देखते थे, जिस पे हम क्या करते थे, ऐसे कॉइल के ऊपर हथेली रखते हैं। हथेली में धाराएं जो होती है वो उंगलियां जो होती है वो धारा की दिशा को दिखाती है और अंगूठा दिखाता है हमेशा नॉर्थ पोल को। तो इसका उत्तर बी है, राइट हैंड पाम रूल, दाएं हाथ की हथेली का नियम। अब मैं आपको एक और बताता हूँ, राइट हैंड ग्रिप रूल नाम से एक और होता है। वो ग्रिप होती है ये वाली खांचा, तो ये काम में लेते हैं धारावाही सीधे चालक के चुंबकीय क्षेत्र के लिए, इंग्लिश में बोलते हैं करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। और इसमें ना जस्ट उल्टा होता है पाम रूल का, इसमें अंगूठा धारा की दिशा को और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है, जबकि पाम रूल में उंगलियां धारा की दिशा को और अंगूठा नॉर्थ पोल को, ये फ़र्क होता है। बाकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो ये मोटर जनरेटर में काम में लेते हैं, आपके है नहीं, सेकेंड ईयर में आएंगे, है ना। लेफ्ट हैंड मोटर में होता है और राइट हैंड जो है वो जनरेटर में EMF की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखो भाई, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, चुंबक वाहक बल की इकाई क्या है। चुंबक वाहक बल को शॉर्ट में MMF बोलते हैं, इंग्लिश में मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है N × I। N का मतलब है नंबर ऑफ टर्न, I का मतलब होता है करंट एम्पियर में, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्मूला AT होता है, इकाई AT होती है। AT को हम एम्पियर टर्न्स बोलते हैं। कंपटीशन एग्जाम में इसके सवाल आते हैं। अभी MPPGCL का पेपर हुआ है 1 जून 2024 को, यानी अभी लेटेस्ट ही सेम क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। उन्होंने भी इसी की इकाई पूछी है, बोलो इसकी MMF की, मैग्नेटोमोटिव फोर्स की, और सिंपल आंसर दिया हुआ था। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, परमियंस की यूनिट क्या होती है। दरअसल परमियंस है ना हमारे विद्युत परिपथ में चालकता के समान है। दरअसल हमारे 2 सर्किट होते हैं और इनका हमेशा हमसे कंपैरिजन करवाते रहे हैं। ख़ास तौर से कंपटीशन एग्जाम में सवाल तो एक इनमें से पक्का आता है कि मैग्नेटिक परिपथ में चुंबकशीलता के जैसा इलेक्ट्रिकल में कौन है। चुंबकीय परिपथ का चुंबक वाहक बल विद्युतीय परिपथ में किसके समान है, ऐसा एक क्वेश्चन आता है। तो परमियंस कंडक्टेंस के समान है और इसकी चालकता आती है। दरअसल चालकता जो है वो एक तरह से रेजिस्टेंस वाले की जस्ट अपोजिट में आती है, ठीक है ना। तो इसका जो रहता है वो है वेबर प्रति एम्पियर टर्न, बी यूनिट आ जाएगी। कैसे आती है मैं बताता हूँ आपको। पहले एक और क्वेश्चन है, चलो वहाँ ले चलता हूँ, फिर इस पर ले आऊँगा मैं। दरअसल परमियंस मैग्नेटिक रिलक्टेंस जो होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी चुंबकीय प्रतिष्ठंभ ये रहा, इसके जस्ट विलोमानुपाती है, जस्ट रेसिप्रोकल है। जैसे रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस है ना, वैसे ही रिलक्टेंस और परमियंस भी है, तो इनकी इकाइयाँ भी बदल जाएगी। जैसे रेजिस्टेंस की ओम है तो चालकता की महो है। तो यहाँ पर मैं रिलक्टेंस की इकाई भी पूरे तरीके से बताऊँगा, आपको याद रहेगी। रिलक्टेंस की इकाई होती है एम्पियर टर्न प्रति वेबर, इसलिए परमियंस की क्या थी, वेबर प्रति एम्पियर टर्न, उल्टी इकाई हो गई थी। अब मैं आपको कुछ अंतर बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रिलक्टेंस वैद्युतिक परिपथ में रेजिस्टेंस के जैसा है। रेजिस्टेंस R बराबर क्या होता है, V/I, यानी EMF बटे करंट, है कि नहीं। EMF के जैसा विद्युत परिपथ में कौन, MMF,
करंट के जैसा मैग्नेटिक परिपथ में, करंट के जैसा मैग्नेटिक परिपथ में कौन? फ्लक्स। एमएमएफ की इकाई होती है एम्पीयर टर्न, फ्लक्स की इकाई होती है वेबर। तो एम्पीयर टर्न प्रति वेबर इसकी इकाई बन गई। बताओ बात समझ में आई क्या? अब ऊपर वाले सवाल पर ले चलता हूँ मैं आपको। ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था? परमियंस का। परमियंस क्या होती है? 1/, रिलक्टेंस। परमियंस को ऐसे रो से दर्शाते हैं, 1/, रिलक्टेंस। अब रिलक्टेंस की इकाई को जस्ट उल्टा कर दो, यहाँ से इकाई आ जाएगी। या फिर वही बात कि 1/, एमएमएफ बटा फ्लक्स करना था, फ्लक्स ऊपर चला जाएगा। तो फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर। और एमएमएफ की क्या है? एम्पीयर टर्न। तो वेबर प्रति एम्पीयर टर्न इसकी इकाई बन गई। ठीक है जी, बताओ बात समझ में आई क्या? अगर क्वेश्चन बताने का तरीका आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। और मैं तो रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि शेयर किए बिना बात बनेगी नहीं, तो आप इसे दोस्तों तक पहुंचाने का काम ज़रूर करेंगे। आइए अगले सवाल पर। आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? क्वेश्चन आ गया ना, चर्चा तो पहले कर चुका हूँ। खींचने की ताकत मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पावर की बात कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की। तो सीधी सी बात है, धारा का मान बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे। कुंडली में करंट कम करें ना, कम नहीं करेंगे। घुमावों की संख्या कम करें नहीं, टर्न की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। बात सही है, ठीक है। तो ए उत्तर हो जाएगा। इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को बढ़ाइए। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता 3 कारकों पर निर्भर करती है। टर्न की संख्या, धारा का मान और कॉइल की लंबाई, N×I/L। ठीक है, यानी हम धारा का मान बढ़ा सकते हैं, टर्न का मान बढ़ा सकते हैं, कॉइल की लंबाई कम कर दें तो भी हो जाएगा। वैसे तो टर्न टाइट क्लोज रख के भी कर सकते हैं, टर्न के बीच दूरी होगी तो मैग्नेट कम हो जाता है। अगला सवाल, सीरीज में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग के कैपेसिटर जोड़ने से पहले आपको क्या सावधानी रखनी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायग्राम बनाकर समझाता हूँ, ऐसे फिर समझ में नहीं आएगा, फिर आपको ऑप्शन पर ले चलूँगा। मान लीजिए सीरीज में ऐसे 2 कैपेसिटर हमारे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर ये कैपेसिटर 24 वोल्ट और 12 माइक्रोफेरेड का है, और ये कैपेसिटर 36 वोल्ट और 24 माइक्रोफेरेड का है, यूँ मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे 36 और 24 60 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। आपको सप्लाई देते समय ये ध्यान रखना होगा, सप्लाई वोल्टेज तो रेटिंग से ज़्यादा हो सकती है। मान लेते हैं कि आपने इसको 40 वोल्ट दे दिया, ठीक है ना, लेकिन ये 40 वोल्ट देते समय ये इंश्योर करना पड़ेगा आपको कि ना तो इस कैपेसिटर पर 24 से ज़्यादा ड्रॉप होगी और ना ही इस कैपेसिटर पर 36 से ज़्यादा ड्रॉप होगी, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज सीरीज में हमेशा कैपेसिटरों के वोल्टेज योग से अधिक होती है। इसलिए वो कहता है कि इस तरह से आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है कि किसी भी कैपेसिटर पर वोल्टेज का मान उसकी रेटिंग से ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो। वो कैसे डिसाइड करेंगे? इसके लिए माय डियर एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? मान लीजिए मैं C1 कैपेसिटर की वोल्टेज ड्रॉप निकालना चाहता हूँ, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है CT/C1 × VT, यानी टोटल कैपेसिटेंस कितना है, और है ना, CT/C1 नहीं, सॉरी C1/CT है। जैसे मान लो VC1 निकालना चाह रहा हूँ, तो C1/CT × VT ये हो जाएगा। उसकी रेटिंग के अकॉर्डिंग हमें हिस्सा देखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के बात या इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला और मैं आपको क्रॉस मैच करवा दूंगा। कुल मिलाकर बात ये आती है कि कैपेसिटर की जो वोल्टेज ड्रॉप होती है ना, वो उसकी रेटिंग से ज़्यादा न हो, ये सावधानी रखनी पड़ेगी। तो बी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है इसका। प्रत्येक कैपेसिटर पर वोल्टेज ड्रॉप इसकी रेटिंग से कम होना चाहिए, क्योंकि हम ओवरऑल जो वोल्टेज देते हैं ना वो तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वोल्टेज का ब्रेकडाउन मान वो अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखो भाई, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है? अनु को इंग्लिश में पैरामैग्नेट बोलते हैं। पैरामैग्नेटिक पदार्थ जो होगा ना आपका, देखो ये तो वायरिंग है, कॉपर आएगा इसमें। बिस्मथ और ग्रेफाइट ये दोनों ही आपके डाया है, ठीक है, तो इसमें आपका कॉपर आ जाएगा। चांदी भी इसी में आता है, वायु भी इसी में आता है। पैरामैग्नेट वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसे
ठीक से कवर अप कर लेना है ना। अगला देखो रिपीट हो गया, विद्युत परिपथ में चालकता चुंबकीय परिपथ में किसके समान है। देखो ये एनालॉग वाला तो ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चालकता परमियंस के जैसा है, रिलक्टिविटी रेजिस्टिविटी के जैसा है, रिलक्टेंस रेजिस्टेंस के जैसा है, परमेबिलिटी ये हमारे एक तरह से, परमेबिलिटी को मैं किस तरह से बताऊं आपको, परमिटिविटी जैसे बोल सकते हैं। एक और होता है, मतलब चुंबकशीलता बोलते हैं परमेबिलिटी को हिंदी में, तो हमारी होती है विद्युतशीलता एक, और विद्युतशीलता को परमिटिविटी बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, ये याद रख लेना, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। अगला सवाल देखो, BH कर्व में x के द्वारा अंकित भाग का नाम क्या है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक करके सारा समझा देता हूँ। देखो ये h है, इसे बोलते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स, आरोपित चुंबकीय बल। हम यहाँ बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। ये है B, ये है फ्लक्स घनत्व है। और याद रखना, जितना हम पदार्थ को मैग्नेटाइज करते हैं उतना पदार्थ मैग्नेटाइज होता नहीं है, इसको बोलते हैं लैग करना। लैग करने को बोलते हैं स्टेरेसिस, क्योंकि ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है हेस्टिरोज, उससे बना हुआ है। हमने मैग्नेटिक अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बढ़ता गया, लेकिन एक लिमिट के बाद रुक गया, तो इस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। अब मैं वापस जीरो कर रहा हूँ ना, तो मैग्नेट जीरो नहीं हुआ, तो ये वाला जो रह गया ना, इसे हम बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, अवशिष्ट चुंबकत्व है। ये डिपेंड करता है उस मैग्नेटिक मटेरियल की रिटेंटिविटी पर, हिंदी में बोलते हैं धारण क्षमता, यानी उसकी धारण क्षमता कितनी है, रिटेंटिविटी कितनी है। अब समस्या क्या आती है कि अगर मैं अप्लाइड बल की दिशा बदल देता हूँ, पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव कर देता हूँ, यानी प्लस माइनस से माइनस प्लस कर देता हूँ, तो पहले मुझे इतनी शक्ति नष्ट हो जाएगी, अपने आप ही पावर कंज्यूम हो जाएगी उस अपोजिट डायरेक्शन वाले चुंबकीय फ्लक्स को निरस्त करने में। तो ये जो इतना सा पावर हमारा कंज्यूम होता है ना, इसे हिस्टैरिसीस हानि बोलते हैं। और उस अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए जो हमने एक बल लगाया है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोवर्सिव फोर्स, हिंदी में बोलते हैं निग्राही बल, और शॉर्ट में बोलते हैं निग्राहिता। माय डियर, एक्स से ये जो दिखाया गया है, इसका नाम कोवर्सिविटी है। अगर पेपर में शुद्ध हिंदी आ गया तो शुद्ध हिंदी लिखा हुआ आएगा निग्राहिता। बताओ बात समझ में आई क्या। इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे तो लाइक दबा जाना, अभी तक नहीं दबाया तो, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। सवाल देखो, सोलेनॉइड में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू करते हैं। वापस क्वेश्चन आ गया, सोलेनॉइड है, इंग्लिश में बता दूं, अब पाम रूल आ जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखो। चलो इतने ही थे, बहुत धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। लाइक कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री टेस्ट ही अवेलेबल है, और पेड टेस्ट सीरीज भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद।